आज के मुख्य समाचार। लिफ्ट लेने वाले ने ईंट से फाड़ दिया सिर। समरहिल शिमला। रिज मैदान पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर दिया तर्क। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 18 टूरिस्ट होटल बंद करने के आदेश को लेकर दिया तर्क। ब्रह्म समाज शिमला द्वारा राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा गया। होटल मामले में विक्रमादित्य सिंह ने दी प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के शिमला में समरहिल में एक हैरान कर देने वाला मामला संज्ञान में आया है। अनजान शख्स को लिफ्ट देना एक युवक को उस समय भारी पड़ गया जब किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद आरोपी युवक ने उस पर ईंट से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना समरहिल की है। गनीमत यह रही कि इससे पहले युवक ने अपने दोस्त को फोन कर दिया था, जो कि कुछ देर में ही मौके पर पहुंच गए और परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार भराड़ी का रहने वाला सागर 18 नवंबर की रात को अपने घर से कार में निकला और कच्ची घाटी में दोस्त के साथ समरहिल की ओर चला गया। यहाँ देर रात जब युवक घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में दो युवक मिले जिन्हें उसने लिफ्ट। इसमें से एक युवक को उसने टूटीगंडी में छोड़ दिया। इसके बाद दोनों वापस समरहिल पहुंच गए। यहाँ पर उनकी गाड़ी फंस गई और दोनों धक्का लगाकर इसे निकालने लगे। इसी दौरान सागर ने अपने दोस्त को फोन किया कि वह मौके पर आकर गाड़ी निकालने में उनकी मदद करे। शिकायतकर्ता के मुताबिक इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके लिफ्ट लेने वाले युवक से कहासुनी हो गई। इसी बीच युवक ने उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। इससे वह अचेत हो गया और गिर गया। इसी बीच उसका दोस्त मौके पर पहुंच गया और उसे लहूलुहान अवस्था में देखा। लहूलुहान अवस्था से उसका दोस्त उसे आईजीएमसी अस्पताल लेकर गया। दोस्त ने पुलिस और परिजनों को सूचित किया। इसके बाद युवक को गंभीर हालत में आईजीएमसी पहुंचाया गया। युवक के होश आने के बाद उसके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा हर साल की तरह रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मनीष कुमार, महानिदेशक राष्ट्रीय लेखा परीक्षा लेखा अकादमी शिमला, हिमाचल इस अवसर पर मीडिया से रूबरू हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये जो अवसर है उसको समझा दूं। ये ऑडिट वीक के हिस्से के रूप में है। 16 नवंबर हम हर साल ऑडिट दिवस के रूप में मनाते हैं और उसके बाद वाले सप्ताह को जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उस पर ऑडिट वीक के रूप में मनाते हैं। रक्तदान शिविर को हमने हर साल एक स्थायी इसके रूप में रखा है, इवेंट के रूप में रखा है। और उसकी वजह ये है कि हमने जब भी बातचीत की है हॉस्पिटल से हमने पाया है कि उन्हें हर हमेशा ब्लड की ज़रूरत रहती है। तो एक तो पुण्य का कार्य भी है रक्तदान, और साथ ही साथ इस बहाने हम जनता से भी जुड़ पाते हैं रक्तदान करके। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं आशीष जम्बाल, मैं ऑफिस का प्रेसिडेंट भी हूँ। ठीक है, बाकी हमें रक्तदान करके अच्छा लग रहा है। और ये शिविर हम हर ईयर ही लगाते हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं लगा है। अराउंड हम 100 क्रॉस करते हैं। इस बार कोशिश ये है कि 150 क्रॉस हो, देखते हैं बाकी। लेकिन इनके पास में भी अब ये पता नहीं है कि उसको रखने के लिए कितना है इनके पास। आज शिमला में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस वार्ता में विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर अपना तर्क देते हुए कहा कि विपक्ष जनता को भ्रमित करने के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर रही है। पिछले 1-2 दिन से जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं द्वारा, विशेष तौर पे भाजपा के लीडर्स द्वारा लगातार प्रेस में 3-3, 4-4 लोगों की जिस प्रकार से ब्रीफिंग सुनी, मैं समझता हूं कि भाजपा की वो अपनी एक मजबूरी हो सकती है। किसी मुद्दे को जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी का, अनुराग ठाकुर जी का और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब का, रणधीर शर्मा या आप समझें इनके अध्यक्ष बिंदल साहब एक दिन में 5-5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या मीडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे एक चीज़ साफ है कि भाजपा के अंदर लीडरशिप का जो वर्चस्व की जंग है वो तेज हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि काफ़ी तेजी से उसमें मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो गई।
अब जहाँ तक सवाल है कि जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये लोग प्रदेश की गलत बयानबाजी करके बिना फैक्ट्स के और गलत जानकारी के जरिए या जानबूझकर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का जो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको इस पर गंभीरता से एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। आपको बता सकता हूँ कि मुझे पूरा याद है कि पिछली सरकार में उन्ना का रेलवे स्टेशन का जो मामला था उसमें भी अटैचमेंट के ऑर्डर हुए थे। वहाँ जब रेलवे ने जिन लोगों से जमीन एक्वायर की थी उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही थी, वो लगातार कोर्ट में जा रहे थे और उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। फिर वो एक नहीं है, एक और भी बहुत ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समझने की सबको जरूरत है। कोई ऐसा कंफ्यूजन लोगों के मन में, और जिन लोगों ने इसको बड़े जोरों से उठाने का प्रयास किया, जो पिछली 5 साल हमारी जो पावर पॉलिसी थी हिमाचल प्रदेश की, उसमें हम ओपन बिडिंग के जरिए जो है पावर प्रोजेक्ट्स अलॉट करते थे और उस कंपनी ने मैक्सिमम 14.4% शेयर फ्री पावर गवर्नमेंट को ऑफर करके, और आप समझे कि जो 20 लाख किया और 320 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट था और उसकी 20 लाख के हिसाब से 64 करोड़ रुपया उसको जो है अपफ्रंट प्रीमियम मनी जमा करना था और उसने वो किया अगले वर्षों में 11 में। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि ये मामला किस समय और किस सरकार का है। और उसी तरह जो टूरिज्म के कुछ पिछले कल भी कुछ फैसला आया है माननीय हाई कोर्ट का, जिसमें ये जिक्र किया गया कि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लगातार लॉसेस में है, उनको एक लिस्ट के तौर पे ये एक कोर्ट का मैं समझता हूँ फैसला है कि वे इसको जो है आउटसोर्स किया जाए या बंद कर दिया जाए। तो इस पे गवर्नमेंट जो है गौर कर रही है उस फैसले को भी, और आप समझते हैं, आप सभी के जहन में ये बात है कि हमने ऑलरेडी एक आईएएस रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को एक कमेटी बनाई है जो उस पे काम कर रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट जल्दी सौंपेंगे कि हिमाचल टूरिज्म कॉर्पोरेशन के जो ये यूनिट्स हैं इनको किस तरह से इसमें फैसले लेने की आवश्यकता है या कुछ को आउटसोर्स होगा। वो जो भी उनकी सुझाव आएंगे वो हमने हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल में निश्चित तौर पे बताया था कि हमने एक कमेटी बनाई है, उसका काम करेंगे और उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सरकार भी देखेगी, उस रिपोर्ट को भी देखा जाएगा कि किस प्रकार हमें आगे जाके टूरिज्म कॉर्पोरेशन को इन यूनिट्स के बारे में फैसला लेना है। हिमाचल के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में मीडिया से रूबरू होते हुए कोर्ट द्वारा हिमाचल के 18 टूरिज्म होटल बंद करने के आदेश को लेकर तर्क दिया। वहीं जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा लगातार कांग्रेस को नीचा दिखाने का कार्य कर रही है। जहाँ तक पहले तो मैं होटलों के बारे में कहता हूँ, जितने भी HPTDC के होटल हैं और जो हमारा एक ADB प्रोजेक्ट था टूरिज्म का, जिसमें करोड़ों रुपए के होटल्स जो है पिछली सरकार के समय में बनाए गए और प्राइम प्रॉपर्टीज थी, और जयराम जी की सरकार ने उसको औने पौने जो है रेट पर जो है लीज पे दे दिया। बहुत बड़ा नुकसान उसका कराया। जहाँ तक ये 18 होटल्स जिसको अभी माननीय जो है हाई कोर्ट ने बंद करने के आदेश दिए हैं, मैं समझता हूँ कि इस आदेश के बारे हमें जो है गंभीरता से आगे विचार करने की ज़रूरत है। हमें आगे कानूनी जो भी सहायता मिल सकती है उसके लिए जाएंगे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर होटल्स हैं प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है और अगर किसी जगह पे 40% ऑक्यूपेंसी हो रहा है तो पूरे साल में 100% ऑक्यूपेंसी होटलों में कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो है विंटर टूरिज्म अलग है, समर अलग है, मॉनसून अलग है, तो कई जो है सीजन में कम और ज़्यादा होता है। परंतु मुझे समझ नहीं आया कि अब जो बिजनेस करना है या जो कॉरपोरेशन चलाने हैं उसको भी अगर हम किसी कोर्ट के आदेश से बंद करेंगे तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका मतलब कैसे मतलब हम उनको तनख्वाह दे पाएंगे। अब जबकि ये होटल्स जो है ऐसे समय में बने प्रदेश में जब हिमाचल में टूरिज़्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत थी
और इन होटल्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है उन इलाकों में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए और उस इलाके के लोगों को रोज़गार देने में। तो ये जो है इसके ऊपर हम विचार करेंगे और जहाँ कोई कमी है उसको दुरुस्त करके इनको जो है बढ़िया तरीके से चलाने की ज़रूरत है। बेशक थोड़ा सा उसमें रुकावट हुई है क्योंकि 2023 का आपदा को भी नहीं भूलना है आपको। 2023 में हिमाचल में जो एक आपदा यहाँ पर हुई है, इतनी बड़ी आपदा हिमाचल में पहले नहीं हुई, उसमें भी केंद्र सरकार ने हाथ जड़ दिए, एक पैसा आज दिन तक हमें नहीं मिला है। बेशक वहाँ पर नड्डा जी सेंटर में है, मोदी जी हिमाचल के बारे में यहाँ की सेब की तारीफ करते हैं, परंतु सेब के बारे में मोदी जी का भी जो है जो इन्होंने वादे किए थे, जो बाहर से जो सेब आयात हो रहा है उस पर टैक्स ज़्यादा लगाने की बात थी, 75% था, उसको घटा के 50% कर दिया है। आज 34 देशों से जो है विदेशी देशों से जो है सेब हिमाचल में जो है आयात किया जा रहा है। तो ये हमें कहाँ मदद कर रहे हैं बताइए। रामकृष्ण मिशन आश्रम शिमला वह हिमालयन ब्रह्म समाज शिमला द्वारा आज राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को रामकृष्ण मिशन आश्रम में हुए पथराव और मारपीट के मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और निष्पक्ष जांच की मांग का निवेदन भी किया गया। नमस्कार, मैं रामकृष्ण मिशन से स्वामी तन्महिमानंदा और साथ में हिमालयन ब्राह्म समाज के सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हमने 21 नवंबर 11:15 बजे राज्यपाल महोदय से मिले, महामहिम राज्यपाल महोदय शिव प्रताप शुक्ल जी से, और अपना दुखों की दास्तान हमने उनको समर्पित की कि एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है और हमारे मंदिर को हथियाने के कब्जे करने की कोशिश की गई। इसको लेकर के हमने महामहिम से अनुरोध किया कि उसमें निष्पक्ष जांच और एक पक्षीय जांच जो हो रही है, निष्पक्ष जांच उसको करवाई जाए, ये अनुरोध किया। और रामकृष्ण मिशन की ओर से हम ये बतला देना चाहते हैं कि रामकृष्ण मिशन यहाँ पे प्रॉपर्टी ग्रैब करने के लिए नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, रामकृष्ण मिशन हमेशा सेवा कार्य में तत्पर है। यहाँ पे 2014 से जब रामकृष्ण मिशन यहाँ पे कार्यरत है, उससे अब तक विगत 2 वर्ष पहले जो हिमाचल में महात्रासदी हुई थी उसमें भी लगभग हमने 3 करोड़ के सेवा कार्य किए। अभी रामपुर और समेज में भी जो त्रासदी हुई वहाँ पे भी हमने लगभग 50 लाख से ज़्यादा के सेवा कार्य किए। अगर रामकृष्ण मिशन कब्जा करने आई होती तो इन करोड़ों के कार्य कुछ वर्षों में ही नहीं करती। हम तो यहाँ सेवा कार्य करने के लिए आए हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग को सन्मति प्रदान करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और हिमाचल हमारा और समृद्ध फलता फूलता रहे। जय हिंद, जय भारत। आज शिमला सचिवालय में अपने ऑफिस में मीडिया से रूबरू होते हुए लोक निर्माण विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोर्ट द्वारा होटल के मामले में सरकार क्या फैसला लेती है। वहीं उन्होंने हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए कहा कि अगर सभी फैसले हाई कोर्ट द्वारा लिए जाएंगे तो सरकार का क्या कार्य रह जाएगा। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने राजू बिंदल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी कार्य प्रणाली पर स्पष्टता से बात करनी चाहिए। देखिए, हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और सरकार के पास पूरा अधिकार है कि जो भी निर्णय सरकार के विरुद्ध आता है उसको सुप्रीम कोर्ट में या डबल बेंच में चैलेंज किया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि इस पर्टिकुलर केस में भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है। वो इस चीज़ में जो हमारे एडवोकेट जनरल है, हमारे सेक्रेटरी लॉ है, उनसे चर्चा करेंगे और लीगल ओपिनियन लेकर क्या इसमें आगे कैसे इसमें कार्रवाई करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी कॉरपोरेशंस है, बोर्ड्स है, कॉरपोरेशंस है, जब मैं विपक्ष का विधायक भी था उस समय भी हमने विधानसभा में इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया था। चाहे वो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, चाहे वो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, चाहे वो HPTDC है, हिमाचल टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है, या और भी अन्य ऐसे जो बोर्ड्स कॉरपोरेशंस है, वो रेड में चले हुए हैं, फाइनेंशियल डेफिसिट में चले हुए हैं। और ये कोई आज की समस्या नहीं है, बहुत लंबे समय से ये चीज़ें हैं। और अगर हम हिमाचल की बात ना करें, पूरे देश में देखें तो अधिकतर जो हमारे सरकारी क्षेत्र में
जो बोर्ड्स कॉरपोरेशंस है वो घाटे में ही चलते हैं। ये ज़रूर है कि निश्चित तौर से उसको मजबूत करना ये हमारा दायित्व है, वर्तमान सरकार का भी है, पूर्व सरकार का भी है, मगर इसमें बहुत सी समस्याएं भी है, लाइबिलिटीज़ है, कर्मचारियों के पेंशन्स की बात है, कर्मचारियों को लाभ देने की बात है, बहुत से इसमें मसले हैं, क्योंकि कई बारी इसमें कैबिनेट की भी ब्रीफिंग्स में हमको इसके बारे में बताया जाता है और सरकार इसमें प्रयास कर भी रही है कि लगातार जो हमारे लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट्स है प्रदेश में उनको कैसे बेहतर किया जा सके, वहाँ पे कैसे हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वहाँ की मैनेजमेंट को दे और कैसे उसको प्रॉफिट में तब्दील किया जाए। मगर ये भी सच्चाई की बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने मात्र वहाँ की ऑक्यूपेंसी को लेकर 40% ऑक्यूपेंसी को लेकर उनको, बिंदल साहब एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, उनको ठीक है निंदा करे सरकार की, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर जहाँ तक इस पूरे प्रदेश के फाइनेंशियल जो है स्टेटस की बात है उसमें सबकी भागीदारी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई एम श्योर कि भाजपा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती है। दे ऑल्सो हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो उनकी प्रदेश में रही है और उस समय में उन्होंने कौन से ऐसे काम किए जिससे प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति मजबूत हुई हो, हमें बताएं। मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं उनको काउंटर चैलेंज करता हूं कि आप हमें बताइए कि जयराम जी की सरकार 5 साल प्रदेश के अंदर रही, उन्होंने कौन से ऐसे कदम लिए जिससे प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रदेश में लिए।